Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों? यस सर। हेलो। हेलो। Sir, good morning. हेलो। सर हेलो हेलो क्या कर रहे हैं? Good morning, sir. शुभम जैन। अच्छा एक बात बताइए, सब दिखाई दे रही है? यस। Sir, शुभम। आमतौर पे आपको 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में गवर्नमेंट के नाम पे लोग दे देते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी शुभम जैन। 95 कौन होना चाहिए। शुभम। आजकल जो आमतौर पे जो गवर्नमेंट दे रहे हैं 95% अबे गवर्नमेंट जो बंद है करो वो कौन कहीं ना है? कहीं क्रॉस ब्रीड हो गए ये हैं। कौन बोल रहा है? अमेरिका वाली को कहीं ना कहीं खोती जा रही है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि लोग गवर्नमेंट समझ के लेते ओ हैं गॉड ये कौन है? 15,000 की शुभम मैं गवर्नमेंट हूँ। के नाम पे लोग सर दे ने देते हैं, सबको लेकिन अनम्यूट कर दिया। लड़की तो कौन है ये? कौन है? शिवा। शुभम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। म्यूट कर दो। म्यूट हो गए सब? लिविंग एंड ड्रिंकिंग डू नॉट गो टुगेदर। सर। हो गया म्यूट सर।
सर उन्हें सब My आता name है। is Shubham. पढ़ने आते हो क्या करने आते हैं? पढ़ने आते हैं भाई पढ़ने खुशहाल। आते हैं। मैं तो पढ़ने आता हूँ, तू क्यों आता है भाई? खुशहाल पता तुम मिसरे लड़की इतना चचियारी है कितने ना, देते हैं? बोल रही है पढ़ने आते हो सब खेलने आते हो। मिसरे ओ मिसरे खुशहाल मिश्रा। चुप भैया जा। हल्ला बंद करो सब। ठीक है। हो जाता है तब कितने मिलते मेरे को हैं? पढ़ाने दो यार, पढ़ा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा बात तो बात कर लेना। ना ना हाँ, देने जा रहे हो यार। गुड मॉर्निंग। अंकित नागर। मेरी आवाज आ रही है आपको? दिखाई दे रहा है सब कुछ? सुनाई दे रहा है सबको? क्लास स्टार्ट करें अब? चलो जी। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन है अपने पास, व्हाई ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डू नॉट गो टुगेदर। कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग जो है वो दोनों एक साथ क्यों नहीं चलनी चाहिए। तो इसका सबसे पहला आंसर है बिकॉज एल्कोहल अफेक्ट द जजमेंट। क्योंकि अल्कोहल क्या है, जजमेंट को इफेक्ट करता है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है, एक तो जजमेंट को इफेक्ट करता है, दूसरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करता है। तो जजमेंट को इफेक्ट करता है, मसल कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा आपके विजन को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा किसको इफेक्ट करता है, विजन को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा इंक्रीजेज रिएक्शन टाइम बिटवीन साइट एंड रिएक्शन। तो रिएक्शन और साइट के बीच में जो, जैसे आपने किसी कोई भी ड्राइवर है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उसको अचानक सामने से कोई ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, तो उसको देख कर के जो वो रिएक्शन कर रहा है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो लोग अल्कोहल पी करके ड्राइविंग करते हैं उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो क्यों बढ़ जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका जजमेंट इफेक्ट हो जाता है। क्या इफेक्ट हो जाता है, उसका जजमेंट इफेक्ट हो जाता है, तो वो चीजों को ढंग से जज नहीं कर पाता। इसके अलावा जो आपको याद है कि ये सेरिब्रम और सेरिबेलम पे इफेक्ट कर रहा है, तो मसल कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ रहा है। पिछली बार पढ़ा था ना अपन ने कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को इफेक्ट करता है तो मसल कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा विजन, देखने की पावर भी उसकी कम हो जाती है, ब्लड विजन हो जाता है। तो इसको अपन ध्यान दें कि भाई ड्राइविंग और ड्रिंकिंग ये दोनों एक साथ नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं अपन टोबैको एब्यूज। टोबैको अब्यूज की बात करते हैं, तंबाकू का दुष्प्रयोग इसकी बात करते हैं। टोबैको जो है वो मोर देन 400 ईयर्स से यूज हो रहा है। टोबैको कितने सालों से यूज हो रहा है, मोर देन 400 ईयर्स से ये यूज हो रहा है। टोबैको को स्मोकिंग की तरह से स्मोक किया जाता है,
मतलब आपने देखा होगा सिगरेट में, बीड़ी में, सिगार में, इनमें सब में टोबैको को स्मोक किया जाता है। चीव्ड मतलब चबाया जाता है, तो आपने देखा होगा गुटखा वगैरह में, पान में डाल करके लोग चबाते हैं। इसके अलावा स्नफ, स्नफ का मतलब होता है सूंघना। स्नफ का मतलब क्या होता है? सूंघना। तो अपन ने देखा कि ये सूंघा भी जाता है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि तंबाकू को जो है वो स्मोकिंग किया जाता है, इसको चबाया जाता है और इसको सूंघ करके भी नशा किया जाता है। अब टोबैको के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि निकोटीन। मेनली क्या होते हैं? निकोटीन होता है टोबैको के अंदर। निकोटीन होता है किसके अंदर? टोबैको के अंदर निकोटीन होता है। और निकोटीन की वजह से अपन देख रहे हैं, निकोटीन की वजह से देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नशे या तंबाकू की जो लत पड़ती है, मतलब एडिक्शन जो होता है ना टोबैको का, वो किसकी वजह से होता है? निकोटीन की वजह से होता है। एडिक्शन किसकी वजह से होता है? निकोटीन की वजह से होता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि मेन एडिक्शन का जो कॉज है वो किसकी वजह से है? वो निकोटीन की वजह से है। तो अपन ने देखा यहाँ पर निकोटीन है वो मेन एडिक्शन का कॉज होता है। और जब भी कोई इंसान जो है वो निकोटीन ले रहा है, जब भी कोई इंसान निकोटीन ले रहा है, तो ये निकोटीन उसके होठों पर चिपक जाता है। किस पर चिपक जाता है? उसके लिप्स पर चिपक जाता है। और उसके लिप्स पर चिपकने के बाद जैसे ही ब्लड में निकोटीन का अमाउंट कम होने लगता है, जैसे ही ब्लड में निकोटीन का अमाउंट कम होने लगता है, तो फिर ये उस इंसान को स्टिमुलस देने लगता है कि आपको गुटखा खाना चाहिए या सिगरेट पीनी चाहिए। अब इसके अंदर अपन यहाँ देख रहे हैं कि निकोटीन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड का स्टिमुलेंट होता है। निकोटीन क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेंट होता है। और ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और वहां से दो हार्मोन रिलीज कराता है, एक एड्रेनालिन और एक नॉर एड्रेनालिन। तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एड्रेनालिन और दूसरा नॉर एड्रेनालिन, जिसकी वजह से एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो फिर बताइए, टोबैको स्टिमुलेंट हुआ या डिप्रेसेंट हुआ? बोलिए, टोबैको स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है? स्टिमुलेंट हुआ। और ये कौन सी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है? कौन सी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके क्या रिलीज करवाता है? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। और उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। और टोबैको के एडिक्शन के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? निकोटीन। अब आगे देखिए, स्मोकिंग जो है, जैसे कोई इंसान सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा। किसका कंटेंट बढ़ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का। अच्छा बताइए, हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की कैपेसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा होती है? हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो अगर कोई इंसान स्मोकिंग करेगा तो बताओ उसके ब्लड में हीम बाउंड ऑक्सीजन कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो फिर हीम बाउंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखो, स्मोकिंग कैंसर से भी रिलेटेड है। स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। और कैंसर देखो कई सारे तरीके के हो रहे हैं स्मोकिंग से। एक तो लंग कैंसर है। कौन सा है? लंग कैंसर है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, थ्रोट कैंसर है। तो तीन तरह के कैंसर हो गए, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और थ्रोट कैंसर। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर यूरिनरी ब्लैडर का टोबैको से क्या कनेक्शन है। अब देखिए, जब भी कोई इंसान स्मोकिंग करेगा या गुटखा खाएगा तो ये निकोटीन उसके ब्लड में जाएगा या नहीं। और निकोटीन में अगर ब्लड में अगर निकोटीन है तो उसको किडनी फिल्टर करेगी या नहीं। और किडनी फिल्टर करके कहाँ डालेगी, उसको यूरिनरी ब्लैडर में। और उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर में इरिटेशन कॉज होगी। और वो लंबे समय तक अगर ऐसा करता रहा तो उसको ब्लैडर कैंसर हो सकता है। अच्छा बताइए, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल। याद आ रहा है, इन्फ्लामेशन में पढ़ा था कि इसके पीछे आइटिस लगता है। इन्फ्लामेशन में पढ़ा था ना, इन्फ्लामेशन के पीछे क्या लगता है, आइटिस लगता है। और यहाँ पर ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में देखो क्या होगा, एम्फाइसेमा में जो एल्वियोलाई होंगे, एम्फाइसेमा में जो एल्वियोलाई होंगे उनकी वॉल्स डैमेज हो जाएगी। एम्फाइसेमा में जो एल्वियोलाई होंगे उनकी वॉल्स डैमेज हो जाएगी। और वॉल्स डैमेज होने की वजह से एल्वियोलाई का जो ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज एरिया है वो खत्म हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा ये निकोटीन जो है, आपको याद होगा पहले ऐड आता था टीवी पर कि एक इंसान सिगरेट पीता है तो उसके ब्लड वेसल्स के अंदर टार जमा हो जाता है और उस टार को वो निचोड़ निचोड़ के ब्लैक ब्लैक मटेरियल निकालते थे, याद है। हाँ जी, तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए भी जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यह अपने HCl के रिलीज को बढ़ा देता है, स्टमक के अंदर HCl के रिलीज को बढ़ा देता है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं उसकी वजह से, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। आपको याद होगा कि कई लोग खाना खाने के तुरंत बाद गुटखा खाना पसंद करते हैं या सिगरेट पीना पसंद करते हैं। देखा होगा आपने कई बार कि कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद गुटखा खाना पसंद करते हैं या सिगरेट पीना पसंद करते हैं। और कई लोग फ्रेश होने जाने से पहले भी सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं, तभी जाकर के वो फ्रेश हो पाते हैं। याद आ रहा है। अब ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो निकोटीन है ना, ये आपकी गट मूवमेंट को कंट्रोल करने लग जाता है। निकोटीन क्या करता है, गट मूवमेंट को कंट्रोल करने लग जाता है। और जब तक फिर इंसान टोबैको नहीं लेगा तब तक उसकी गट, उसकी इंटेस्टाइन मूवमेंट नहीं करेगी, तो ना तो उसको खाना ढंग से हजम हो पाएगा और ना ही वो ढंग से फ्रेश हो पाएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। और इसीलिए ये लोग पहले गुटखा खाते हैं फिर फ्रेश होने जाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड हो जाते हैं उस चीज पर। इसके अलावा देखो, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स वे टू हार्ड ड्रग्स। यहाँ लिखा हुआ है स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स वे टू हार्ड ड्रग। शुरुआत में अपन ने देखा जो टीनेज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, टीनेज ग्रुप आप जानते हैं 12 से लेकर के 18 साल। टीनेज ग्रुप कितनी होती है, 12 से लेकर के 18 साल। इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत हाई होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत हाई होता है। तो ये अपने आसपास में लोगों को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, फिल्मों में ये देखते हैं हीरो को सिगरेट पीते हुए देखते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो क्यूरियस हो जाते हैं, वो उसको ट्राई करना चाहते हैं। और छोटे मोटे नशे की शुरुआत स्मोकिंग से होती है। उसके बाद फिर लोग बाग चरस, गांजा और दूसरी हार्ड ड्रग्स लेने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्मोकिंग पेव्स वे टू हार्ड ड्रग्स। इसके अलावा अगर कोई इंसान गुटखा खाएगा या तंबाकू चबाएगा तो उसको ओरल कैविटी के कैंसर होने का खतरा रहेगा। किसका, ओरल कैविटी का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब टोबैको के क्या हैं, बैड इफेक्ट हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि टोबैको के बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं। टोबैको के बहुत ज्यादा
हार्मफुल इफेक्ट हैं। और अगर कोई इंसान सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो उसके ऊपर साफ साफ वार्निंग लिखी हुई आती है, देखो ये लिखी हुई है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसके अलावा आजकल सिगरेट और गुटखे के पैकेट के ऊपर कैंसर के फोटो डालना भी कंपलसरी है। तो जब भी कोई इंसान सिगरेट खरीदता है या गुटखा का पैकेट खरीदता है तो उसके ऊपर बड़े बड़े फोटो लगे होते हैं कैंसर पेशेंट के, लेकिन फिर भी वो इस वार्निंग को इग्नोर करता है और वो पी रहा है, तो फिर वो अपनी लाइफ को खुद रिस्क में डाल रहा है। अब देखिए, गवर्नमेंट को मेजर इनकम इसी से मिलती है। आपको याद होगा कोरोना लॉकडाउन में सबसे पहले कौन खुली थी? शराब की दुकान। याद आ रहा है ना? क्योंकि अल्कोहल के ऊपर टैक्स इतना ज्यादा होता है कि गवर्नमेंट को इससे पैसे मिलते हैं। अब गवर्नमेंट को इससे पैसे मिलते हैं तभी तो वो दूसरे काम कर पाएगी, इसलिए इस पर बैन लगा देंगे ना तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, तो लोग शराब पी करके इकोनॉमी बचा रहे हैं। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि ये वार्निंग लिखना कंपलसरी है, वार्निंग यहाँ कंपलसरी है, और फिर भी अगर कोई वार्निंग को अनदेखा करके कंज्यूम करता है तो उसके बैड इफेक्ट उसको दिखाई देंगे। ठीक है जी। अब आगे अपन देखते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज कितनी बताई थी अभी मैंने, बताइए। एडोलेसेंस की एज कितनी बताई थी? 12 से 18 साल। और इस एज में बच्चे ड्रग और अल्कोहल का शिकार क्यों हो जाते हैं वो अपन अभी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एडोलेसेंस इज अ पीरियड एंड अ प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ पीरियड एंड अ प्रोसेस। अच्छा, पीरियड कितने टाइम का है ये? पीरियड है 12 to 18 ईयर्स का। और प्रोसेस, इस पीरियड में क्या क्या प्रोसेस होती है बताइए। सबसे पहले एक बच्चे का फिजिकल, इसके अलावा मेंटल और सोशल, फिजिकल मेंटल और सोशल डेवलपमेंट होता है। इस एज में बच्चे का क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे उसकी बॉडी साइज बढ़ जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का हो जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। आवाज का भारी हो जाना, ये कैरेक्टर्स हैं। तो फिजिकल भी डेवलपमेंट होता है, मेंटेलिटी भी डेवलप होती है, मेंटेलिटी भी डेवलप होती है, मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा नर्सरी के बच्चे की मेंटेलिटी अलग होती है, 12th क्लास के बच्चे की मेंटेलिटी अलग होती है। लड़कों की भी मेंटेलिटी बदल जाती है, लड़कियों की भी बदल जाती है। सोशल, इस एज में इंसान सोसाइटी की हेल्प करना चाहता है, ईमानदार बन के रहना चाहता है, पूरी सोसाइटी से करप्शन को खत्म कर देना चाहता है। तो ये सारे के सारी चीजें इसके अंदर दिखाई देती हैं। ये सारी की सारी चीजें इसमें इस एज के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो अपन जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं तीन चीजों की, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों प्रोसेस के अंदर होती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या रहता है? इसके अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि ये बच्चा है या बड़ा हो चुका है। इसके अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? इसको यही पता नहीं होता है कि ये इंसान बच्चा है या बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसको हर बार ट्रीटमेंट अलग अलग मिलता है। कई बार इसको बच्चों की जैसे ट्रीट किया जाता है, और कई बार अगर ये बच्चा बनना चाहता है तो इसके थप्पड़ पड़ जाती है, बोला अभी तक बच्चा ही बना रहेगा क्या, अब तो बड़ा हो गया। तो ऐसे में अपन ने देखा है ये बेचारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो इसका यही रहता है कि आखिर मैं हूँ क्या, मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ जी, तो ये एक इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन एज का रहता है। इसके अंदर देखो यहाँ पर ये सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहता है, आसपास के लोगों की मदद करना चाहता है।
और ये समाज की नजरों में अपने आप को बड़ा मानने लगता है। समाज की नजरों में बड़ा मानने लगता है क्योंकि हाइट वाइट तो बढ़ी जाती है ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है, तो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। लेकिन समाज की नजरों में बच्चा ही रहता है और इसीलिए बेचारे के साथ हर बार अलग अलग व्यवहार होता है। अब देखो, अब समाज अब अगर इसको बच्चा मान रहा है और अगर इसका बाहर किसी ने पब्लिक प्लेस पर इंसल्ट कर दिया तो फिर भयंकर गुस्सा हो जाता है। क्योंकि गुस्सा क्यों होगा? क्योंकि ये तो अपने आप को बड़ा मान रहा है। बड़ा मान रहा है इसका मतलब बाहर इज्जत होनी चाहिए, लेकिन समाज इसको बड़ा मानता नहीं है। और ऐसे में माँ बाप कहीं भी बेइज्जती कर देते हैं तो मुंह फुला के बैठ जाता है, 2 दिन तक खाना नहीं खाता है। बोला क्या आपने अंकल के सामने डांट दिया मुझे। तो ये बिल्कुल इसी तरह का इस एज के अंदर बिल्कुल यही भावनाएं आती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये एक पुल की तरह है। इट इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इट इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसके अंदर क्या है, चाइल्डहुड खत्म होता है और एडल्टहुड शुरू हो रहा होता है, पूरी तरह से नहीं। और इसलिए बेचारा बच्चा बहुत कंफ्यूजन में रहता है। इसके अलावा इसकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, हमने देखा ना, फिजिकल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा इसके बिहेवियर में भी चेंज होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके बिहेवियर वगैरह में भी चेंज हो रहे होते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल में भी चेंज दिखाई दे रहा है, बिहेवियरल चेंजेस भी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं अपने को। ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। अब देखो आगे अपन देखते हैं कि इट इज वेरी वनरेबल फेज। इट इज वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अंदर इंसान के अंदर उसके सोचने समझने की क्षमता में चेंज आते हैं, उसकी मेंटेलिटी में चेंज आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो कौन कौन से कारण हैं जो यंगस्टर को मोटिवेट करते हैं स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए या ड्रग यूज के लिए। वो कौन कौन से कारण हैं जो एडोलेसेंस को नशे की तरफ लेकर के जाते हैं, वो देखते हैं अपन। सबसे पहला है वहां पर नेचुरल क्यूरियोसिटी। सबसे पहला क्या है, नेचुरल क्यूरियोसिटी। देखो इस एज में, क्योंकि ये पहली बार घर से बाहर निकलता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा रहता है तो ये अपने पेरेंट्स के साथ ही बाहर जाता है, लेकिन जब ये 12-13 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स इसको बाहर कुछ भी सामान खरीदने के लिए भेज देते हैं, या कि ये अकेला भी अपनी फ्रेंड्स के यहाँ पर जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये अकेला घूम रहा है तो क्यूरियोसिटी होती है इसमें। बाहर अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या गुटखा खा रहा है तो ये उसके बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये इंसान सिगरेट क्यों पी रहा है। इस एज में लोग फिल्मों से बहुत प्रभावित रहते हैं। इस एज में लोग क्या है, फिल्मों से बहुत प्रभावित रहते हैं। और अगर फिल्म में अपने पसंद के हीरो को स्मोकिंग करते हुए या ड्रग्स लेते हुए देखते हैं तो ये ट्राई करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, ये सब उसको ट्राई करना चाहते हैं कि आखिर इसको हीरो को भी तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा ना। इसीलिए वो भी अपने हीरो के देख करके इस तरह का नशा ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये नेचुरल क्यूरियोसिटी इसको नशे की तरफ लेके जाती है। दूसरा एडवेंचर, नीड ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। कुछ लोग इसको नशा करना एडवेंचर समझते हैं। कुछ लोगों के लिए नशा करना क्या है, एडवेंचर जैसा है। एक्साइटमेंट के लिए वो इस तरह का नशा करते हैं। कुछ लोग नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि देखते हैं और नशा करने से क्या होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसको ले लेते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा यहाँ पर कई लोगों के लिए बीड़ी सिगरेट पीना एडवांसमेंट का सिंबल होता है, कूल या प्रोग्रेसिवनेस का सिंबल होता है। कई बच्चे, आपने देखा होगा, कई बच्चे सड़क के किनारे पान की दुकानों पे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे होते हैं और वो ऐसे स्टाइल मार मार के स्मोकिंग कर रहे हैं जैसे बहुत ही कूल फील कर रहे हों। हालांकि देखने वाला उनको बेवकूफ समझ रहा होता है,
लेकिन फिर भी उनके अपने मन में तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो कई लोग क्या है, स्मोक करना मतलब मॉडर्न मानना समझते हैं कि अरे मैं मॉडर्न बनने के लिए स्मोकिंग करूंगा, वरना लोग मग मुझे बेवकूफ समझेंगे। और इस तरह से वो कहीं पर भी, आप मार्केट से गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे एक आदमी है जिसकी एज 50 साल है, एक तो वो स्मोकिंग कर रहा है, दूसरा एक लड़का जिसकी एक 17 साल है वो स्मोकिंग कर रहा है। दोनों की स्मोकिंग स्टाइल में बहुत अंतर होता है। 17 साल का बच्चा अगर स्मोकिंग करेगा ना तो धुआं दूर दूर तक उड़ाएगा, इधर उधर हवा में छल्ले बनाएगा। लेकिन अगर 50-55 साल का होगा तो चुपचाप स्मोकिंग करके और सिगरेट फेंक के वहां से चल देगा। तो अपन ने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को कूल, एडवांस, प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। इसके अलावा अपन ने देखा टीवी पर अपन फिल्म देख रहे हैं, वहां भी बीच बीच में ऐड आते रहते हैं, इंटरनेट के ऊपर ऐड आते हैं, तो ये भी इस चीज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब साहब इसके कई लोग प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं। कई लोग क्या है, प्रॉब्लम को फेस करने से डरते हैं और इसीलिए भी वो नशे का शिकार हो जाते हैं। भाई लाइफ में प्रॉब्लम सबके सामने आती है, लाइफ में प्रॉब्लम सबके सामने आती है। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो बेचारा बहुत पढ़ाई कर रहा है लेकिन फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उसके पुराने कॉन्सेप्ट वीक है, इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके घर वाले इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको प्रेशराइज करते हैं, नहीं तुझे तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब वो कह रहा है कि पापा मैं धीरे धीरे अपने नंबर इंप्रूव कर लूंगा, लेकिन घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं। उसके ऊपर मेंटली प्रेशर डाला जाता है। आपको याद होगा कि मेंटल प्रेशर डालने का काम मम्मियां करती है। मम्मी आपको इमोशनल कर देगी और इमोशनल करने के बाद मम्मी आपको इमोशनल कर देगी, बोलेंगी बेटा समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अगर तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो, इसलिए तू दिन रात एक कर, भयंकर पढ़ाई कर। अब बच्चा बेचारा पढ़ रहा है, 10-10 घंटे पढ़ रहा है, धीरे धीरे नंबर बढ़ाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स को क्या है, उसी टेस्ट में रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और पिताजी कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो जूतों से कुटाई भी कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बच्चे तो प्रेशर झेल जाते हैं और कई बच्चे बेचारे नशे का शिकार बन जाते हैं। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से क्या है, प्रॉब्लम फेस करने से बचना चाहते हैं और इसलिए भी कई लोग ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ड्यू स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन ऑल्सो। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस बच्चों के ऊपर रहता है। अब हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। कोई बच्चा 2 घंटे में बहुत सारी चीजें याद कर लेता है, दूसरे बच्चे को वही चीज याद करने में 6 घंटे भी लगते हैं। तो ऐसे में उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। किस वजह से नंबर कम आ रहे हैं ये कारण जानना चाहिए, ना कि प्रेशराइज करना चाहिए। चलिए जी आगे, अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है, फैमिली अनस्टेबल होती है, जैसे पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, कई जगह फादर मदर में डाइवोर्स हो गया है, तो इसका सीधा सीधा असर बच्चे की मेंटेलिटी पर पड़ता है। तो अगर अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर होगा तो फिर बच्चा नशे का शिकार हो सकता है। इसलिए ये एज बहुत सेंसिटिव एज होती है। ये एज क्या होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एज होती है और इस एज में बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं अगर उनको ढंग से केयर मिलेगी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर केयर नहीं मिलेगी तो फिर वो बिगड़ भी सकते हैं, नशे का शिकार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहला ये है कि अगर कोई इंसान एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कई बार मन में आता है कि नहीं यार ड्रग्स ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि ये एज क्यूरियोसिटी वाली है। ये एज क्या है, क्यूरियोसिटी वाली है, और इस एज में लोग बाग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं
कि ये जो ट्राई करने का या एडवेंचर करने का जो तरीका है ना, ये कब आदत में बदल जाएगा उनको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो नशे होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, और ये दूसरी ड्रग्स होगी, जैसे स्मैक हो गया, हेरोइन हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, ये सभी चीजें एडिक्शन कॉज करती हैं। इसलिए शुरू शुरू में जो इंसान शौक शौक में ये नशा करता है, बाद में फिर छोड़ नहीं पाता है। इसलिए इसको एक बार ट्राई करने की भी नहीं सोचनी है, क्योंकि एक बार एडवेंचर के लिए ट्राई करना चाहेंगे या पेरेंट्स या फ्रेंड्स के प्रेशर के अंदर आकर के अगर ट्राई करेंगे तो पक्का एडिक्शन हो जाएगा और फिर वो एडिक्शन नहीं छूटेगा। अब देखिए, कई नशा करने के बाद खुशी का एहसास होता है। जैसे अपन ने देखा होगा, कोकीन वगैरह का नशा स्टिमुलेंट होता है, खुशी का एहसास करवाता है। तो कई बार इसके कुछ सर्टेन इफेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट भी होते हैं। वो प्लेजर पाने के लिए, वो खुशी पाने के लिए लोग बाग नशा करने लग जाते हैं। यूफोरिया होता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो इसीलिए अपने को क्या है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं ड्रग्स के। नहीं, चलिए जी, डिपेंडेंस की बात करें कि डिपेंडेंस क्या है। सबसे पहले, जब भी कोई इंसान ड्रग्स लेता है, तो अपन ने पहले पढ़ा है कि हमारी बॉडी पर उन ड्रग्स के रिसेप्टर्स होते हैं। याद आ रहा है? ऑपियोइड के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? सीएनएस और जीआईटी पर। और कैनाबिनॉइड्स के कहाँ होते हैं? सीएनएस पर होते हैं, ब्रेन पर होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इंसान नशा करता है तो ये नशा उसकी बॉडी में जो ड्रग रिसेप्टर हैं उनके साथ अटैच होता है, और फिर वो ड्रग रिसेप्टर्स धीरे धीरे, उन ड्रग रिसेप्टर्स की टॉलरेंस पावर बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? टॉलरेंस पावर बढ़ने लगती है। तो फिर उस इंसान को समय के साथ डोज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फिर कम नशे में मजा ही नहीं आता। जैसे एक इंसान आज सिगरेट पीना शुरू कर रहा है, एक लड़का आज सिगरेट पीना शुरू कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि कई बार 4-5 लड़के मिलकर के किसी पान वाले के यहाँ जाते हैं, एक सिगरेट खरीदते हैं और चारों मिलके पीते हैं। तो एक सिगरेट में 4 लोगों को नशा हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे उन चारों को एक सिगरेट पीने से नशा नहीं होगा, फिर चारों को 4 लेनी पड़ेगी, सबके लिए अलग अलग। अब इससे क्या हो रहा है, क्योंकि अपने ड्रग रिसेप्टर्स की टॉलरेंस पावर बढ़ रही है। क्या हो रही है? ड्रग रिसेप्टर्स की टॉलरेंस पावर बढ़ रही है। बाद में बहुत बड़ा। तो देखो, ड्रग रिसेप्टर्स की टॉलरेंस पावर बढ़ रही है, तो फिर पुराने डोज में मजा नहीं आ रहा है उसको। अब पुराने डोज में मजा नहीं आ रहा है तो क्या है, उसको डोज बढ़ाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये डोज बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने बॉडी के न्यूरॉन्स इस पे अडेप्ट होने लगते हैं। कौन अडेप्ट होने लगेगा? अपनी बॉडी के न्यूरॉन्स इसके ऊपर अडेप्ट होने लगेंगे, और अगर बॉडी के न्यूरॉन्स अडेप्ट हो गए तो फिर उसको ड्रग्स लेना ही पड़ेगा, कि उसकी मजबूरी बन जाएगी। और अगर ये अचानक ड्रग लेना बंद कर देता है, तो फिर इसमें क्या आएंगे? विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे इसके अंदर? विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो विड्रॉल सिम्टम में क्या क्या होगा ये अपन देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई इंसान है जो सुबह से शाम तक अल्कोहल ही पीता रहता है, सवेरे उठता है, जब से शराब पीना शुरू करता है तो जब तक बेहोश नहीं हो जाता तब तक शराब ही पीता रहता है। अपन सोचते हैं कि इसके घर वाले इसको मना क्यों नहीं करते हैं, तो घर वाले तो बहुत मना करते हैं पर वो मानता नहीं है। फिर अपन ये सोचें कि एक काम करते हैं, इसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं। इसको एक रूम में बंद कर देते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं,
और अगर आपने उसको रूम में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया तो पता है क्या होगा? अगर उसको उस दिन ड्रग्स नहीं मिली, अगर उसको उस दिन ड्रग्स नहीं मिली तो फिर उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे? विड्रॉल सिम्टम आने लगेंगे। अब विड्रॉल सिम्टम में देखो क्या क्या होगा, स्क्रीन पे देखो। इसके अंदर एंजाइटी, एंजाइटी होता है चिंता, बुरी चिंता। एंजाइटी क्या होती है? बुरी चिंता। शैकीनेस, हाथ पैर कांपेंगे। नोजिया, घबराहट। दोबारा से सुनो, एंजाइटी मतलब बुरी चिंता, शैकीनेस मतलब हाथ पैर कांपना, एंजाइटी मतलब घबराहट, स्वेटिंग मतलब भयंकर पसीना आना। ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम कब खत्म होंगे? जब ये इंसान दोबारा ड्रग लेगा। जब तक इसको नशा नहीं मिलेगा तब तक ये वो सिम्टम बंद नहीं होंगे। अब इसकी मजबूरी बन गई कि इसको नशा करना ही पड़ेगा, ये चाह करके भी नहीं छोड़ पाएगा। अगर नहीं देंगे तो विड्रॉल सिम्टम आएगा और उसकी वजह से उसकी जान भी चली जाएगी, मर भी जाएगा। 6 महीने तक आप नहीं दोगे तो कैसे नहीं दोगे? आपको देना पड़ेगा, वरना वो 6 महीने जिंदा ही नहीं रहेगा। तो अगर विड्रॉल सिम्टम आने लगे तो इसको आपको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराना पड़ेगा। विड्रॉल सिम्टम क्या है? अचानक नशा नहीं मिलने पर बॉडी नशे की मांग करने लगती है और बुरे सिम्टम्स आते हैं, इसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। अब इसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा आपको, इसको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना पड़ेगा और वहां पर डॉक्टर इसका नशा बंद नहीं करेगा, डॉक्टर इसको खुद नशा लिख करके देगा। फिर धीरे धीरे इसका नशा कम करेगा और फिर नशा कम करने के बाद इसकी काउंसलिंग होगी। इसके घर वाले इसको समझाएंगे, डॉक्टर इसको समझाएगा, फिर जाकर के ये नशा पूरी तरह से छोड़ पाएगा। तो हमने देखा है कि ये विड्रॉल सिम्टम्स की बात अपन कर रहे थे। ये विड्रॉल सिम्टम लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं और इसको छुड़ाने के लिए लोगों को मेडिकल सुपरविजन की भी जरूरत पड़ती है। अब अपन देख रहे हैं एडिक्शन। एडिक्शन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ ड्रग्स। कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनमें एडिक्शन डालने की पावर होती है। कई बार लोग बाग इनका इतना ज्यादा इनटेक कर लेते हैं कि वो व्यवहार उनके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जानलेवा हो सकता है। और हमारी बॉडी में जो ड्रग के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी टॉलरेंस पावर बढ़ती जाती है और उनको मजा फिर हायर डोज लेने पर ही आएगा, लो डोज से काम नहीं चलेगा फिर। इसीलिए अपन ने देखा शुरुआत में इंसान अगर सिगरेट पी रहा है तो 4 लोग मिलकर के एक सिगरेट पी रहे हैं, बाद में फिर चारों अपनी अलग अलग सिगरेट ले रहे हैं और उसके बाद में क्या है, एक इंसान दिन भर में एक पैकेट पीने लग जाता है। तो ये क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है फिर। मतलब अपने आप को खत्म करना चाहता है नशा ले करके, इतना ज्यादा नशा लेगा तभी उसकी बॉडी पर असर होगा और वो उस असर के लिए ज्यादा नशे का डोज बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, जो उसके लिए खुद के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अब देखो अपन ने देखा कि रिसेप्टर अब केवल हाई डोज पर ही रेस्पॉन्ड करेंगे। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं अगर हायर डोज में बढ़ाता जाएगा तो इसके इफेक्ट जो हैं वो चालू होते रहेंगे और अगर उसने ड्रग लेना बंद कर दिया या छोड़ दी तो फिर विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे। तो अब इसके बाद 2 तरीके हैं, या तो हायर डोज पे जाता चला जाए और अपने आप को खत्म कर ले, या अगर अचानक बंद कर देगा तो फिर विड्रॉल सिम्टम आएंगे, तब भी मर सकता है ये, तब भी मर सकता है ये। अब आगे अपन देखते हैं, ये यहाँ पर डिपेंडेंस की पूरी साइकिल अपन ने बताई है। क्या है? डिपेंडेंस की पूरी साइकिल अपन ने बताई है।
अब आगे अपन देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इमीडिएट इफेक्ट में बात करें, इमीडिएट इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई इंसान अल्कोहल पी रहा है तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। रैकलेस बिहेवियर, रैकलेस बिहेवियर का क्या है? चीख चिल्लाहट मचाना, मारपीट करना, तोड़ फोड़ करना, ये रैकलेस बिहेवियर होता है। रूड बिहेवियर, वैंडलिज्म, हिंसा पर उतर जाना, हिंसात्मक हो जाना, लड़ाई झगड़े करना, ये वैंडलिज्म। वायलेंस, मारपीट कर देना। तो जब भी कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है तो उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। रूड बिहेवियर होता है, ऊंची आवाज में बोलता है, गालियां निकालता है, तोड़ फोड़ करने पर उतारू हो जाता है। ये सब स्लाइड में लिखे ही तो हुए हैं। फिर आगे देखो, अगर एक्सेस में ड्रग ले ली तो क्या होगा? कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती है। वैंडलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, गुंडागर्दी करना। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा करना, मारपीट करना। ये डिफरेंस है। अब कई लोग क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ड्रग्स लेते हैं। जैसे अगर एक इंसान है, उसने अल्कोहल पिया और उसको मजा नहीं आ रहा तो साथ में सिगरेट भी पीने लगेगा, तो उससे क्या होगा? दो ड्रग एक साथ कंबाइन कर लिए। कई लोग क्या करते हैं, भांग भी खा लेते हैं और अल्कोहल भी पी लेते हैं, तो फिर क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है वो और ज्यादा जानलेवा हो जाता है, इससे डेथ भी हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले जो वार्निंग साइंस होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है तो उसमें क्या क्या साइन होंगे ये देखो। सबसे पहले उसका एकेडमिक्स में उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, एकेडमिक्स में उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। उसके बाद स्कूल और कॉलेज से बिना कारण एब्सेंट रहने लग जाएगा, क्योंकि नशा करके तो स्कूल कॉलेज जा नहीं सकता ना, इसलिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा नहीं। फिर नशे में रहेगा तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? स्कूल कॉलेज से गायब होकर के नशा करने लगेगा, घर में आने जाने का टाइम भी बदल जाएगा, नहाने धोने में, पर्सनल हाइजीन में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसके अलावा अपन ने देखा, लोगों से बिल्कुल कटा कटा सा रहेगा। जो उसके पुराने दोस्त थे ना, जो नशा नहीं करते हैं, उनके साथ रिलेशन खत्म कर लेगा और नए तरीके के दोस्त बनाने लगेगा। घर वालों से आइसोलेट रहने लग जाएगा, घर वालों से आइसोलेट रहने लग जाएगा, क्योंकि अगर घर वालों के साथ मिलेगा जुलेगा तो पकड़ा जाएगा ना, इसीलिए आइसोलेशन में रहने लग जाता है, अलग थलग सा रहने लग जाता है, दूसरों से कटा कटा सा रहने लग जाता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, थकान उसको बनी रहेगी। फटीग का मतलब क्या है? थकान। जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाएगा, एग्रेसिव बिहेवियर, विद्रोही व्यवहार हो जाएगा। इसके अलावा अपनी फैमिली और फ्रेंड से रिश्ते तोड़ लेगा, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड को बताना नहीं चाहता है कि मैं नशा करता हूँ, इसलिए इनसे सबसे संबंध हटा देता है। हॉबीज में इंटरेस्ट कम हो जाता है। जैसे पहले मान लो क्रिकेट वगैरह खेलने जाता था या बैडमिंटन वगैरह खेलने जाता था, तो वहां भी नहीं जाएगा, थका थका सा रहेगा, इसको फैटीग कहते हैं। सोने और खाने की आदतों में बदलाव आ जाएगा। अच्छा बताइए, अगर कोई मॉर्फिन का नशा कर रहा है, स्मैक हेरोइन ले रहा है, तो बताओ ये जीआईटी पर असर डालेगी या नहीं? जीआईटी पर असर डालेगी तो भूख बंद होगी या नहीं? अरे भूख बंद हो जाएगी ना। और कई दवाइयां भयंकर नींद लेके आएंगी, जो डिप्रेसेंट है वो तो नींद लेके आएगी।
और जो स्टिमुलेंट है उनसे नींद आना बंद हो जाएगी? नहीं। तो ऐसे में इसके खाने और सोने की आदतों में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वजन में बदलाव हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। अपन यहाँ पर बात करें डिपेंडेंस के क्या फार रीचिंग एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले सारे सोशल नॉर्म्स को तोड़ देता है, सारे सोशल नॉर्म्स तोड़ देता है अपने नशे की जरूरत पूरी करने के लिए, सारे सोशल नॉर्म्स तोड़ देता है। जैसे अपने फ्रेंड से पैसे उधार मांग करके ले जाएगा, उसको लेकर के नशा की ले लेगा, उसके पैसे नहीं लौटाएगा, उससे लड़ाई झगड़ा कर लेगा, दोस्ती तोड़ देगा, घर वालों की जरूरत के लिए रखे हुए पैसे चुरा के ले जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं सारे सोशल नॉर्म्स को इग्नोर करेगा। किस लिए करेगा? क्योंकि उसको अपनी नशे की जरूरत पूरी करने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको नशे की जरूरत पूरी करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए ऐसा कर रहा होता है। तो और इस वजह से ये कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स को भी क्या करते हैं? जन्म दे देते हैं। कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स के पीछे यही लोग होते हैं। इसके अलावा देखो, पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, ये सब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में रहेंगे। और मान लो अगर किसी के फादर ही अगर ड्रग एडिक्ट हैं, तो बताइए पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि सारे पैसे तो वो ड्रग्स में लगा रहे होंगे। तो इसकी वजह से पूरी फैमिली को मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके फ्रेंड्स भी दुखी हो जाएंगे उससे, क्योंकि रोज ही पैसे मांगने पहुंच जाएगा उनसे। लगातार लंबे समय तक, क्रॉनिक यूज मतलब लगातार लंबे समय तक अगर ये ड्रग और अल्कोहल को यूज करेगा तो इसका लीवर डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। ये सारे नुकसान इसकी वजह से हैं। अब कई लोग इंजेक्शन से नशा लेते हैं। अब देखो, एक तो नशा महंगा आ रहा है, उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और फिर जैसे 5 लोग हैं जो इंजेक्शन से नशा कर रहे हैं, तो फिर 5 अलग अलग इंजेक्शन थोड़ी लाएंगे, एक ही सिरिंज से सभी नशा ले लेंगे। तो अगर एक ही सिरिंज से सब नशा ले रहे हैं तो उसकी वजह से एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां फैलने का खतरा होता है। अगर ग्रुप में एक भी मेंबर ऐसा हुआ जो HIV पॉजिटिव हो, तो बाकी पूरे ग्रुप में फैला देगा। फिर कई बार प्रेग्नेंट फीमेल ड्रग्स और अल्कोहल लेने लग जाती है, तो उसका जो एम्ब्रियो होता है, फीटस जो होता है, उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कई सारे स्पोर्ट्समैन भी इसका मिसयूज करते हैं, और वो मिसयूज किसका करते हैं? नारकोटिक एनाल्जेसिक का, जिससे थकान नहीं होती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी नशा किया जाता है। कई सारे डायूरेटिक और हार्मोन पर बेस्ड ड्रग्स ली जाती हैं, जिससे इनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कई बार स्पोर्ट्समैन नशे का सहारा ले रहे होते हैं, लेकिन ये उनके कैरियर को खत्म कर देता है। अगर डॉप टेस्ट में पकड़े गए तो कैरियर खत्म हो जाता है, फिर बैन लग जाता है इनके ऊपर, फिर ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे स्पोर्ट्स मूवमेंट में। अब देखो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं मेल में। अगर मेल ले रहा है तो एक्ने मतलब मुहासे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगता है, मूड बार बार बदल जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा टेस्टिकल्स की साइज छोटी हो जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये तो मेल में देख रहे हैं अपन, मेल के अंदर इफेक्ट है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड के। और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है आपके। ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? ये सारी चीजें एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको, वहां से भी पढ़ सकते हो। एक्ने हो जाएंगे मतलब कील मुहासे हो जाएंगे, गुस्सैला हो जाएगा, मूड अनस्टेबल हो जाएगा, डिप्रेशन आ सकता है, टेस्टिस का साइज छोटा हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है।
किडनी और लीवर डिस्फंक्शन हो सकता है, किडनी और लीवर डिस्फंक्शन भी हो सकता है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, गंजापन आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाएगी। अब अगर फीमेल अगर ऐसा नशा कर रही है, अगर फीमेल ऐसा नशा कर रही है तो क्या होगा उसके अंदर? मेल लाइक फीचर, मतलब दाढ़ी मूछें उगने लग जाएगी, गुस्सैले हो जाएगी, गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, मूड बदलने लगेगा, अनस्टेबल मूड हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, चेहरे पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगेगी, शरीर पर और चेहरे पर दाढ़ी मूछें बड़े बड़े बाल उगने लगेंगे। ये फीमेल के अंदर है, तो मेल में अलग इफेक्ट हो रहा है और फीमेल में अलग इफेक्ट हो रहा है। क्लाइटोरिस यानी सूडोपेनिस, इसका साइज भी बढ़ जाएगा, वॉइस गहरा हो जाएगा, और ये मेल और फीमेल के अंदर ये इफेक्ट लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंट भी हो सकते हैं। अब देखो, एक एडोलेसेंस मेल और फीमेल होगा, उसके अंदर कई सारे फेशियल और बॉडी चेंजेस आएंगे, जैसे एक्ने, ग्रोथ सेंटर बंद हो जाएंगे, मतलब लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी, उसकी वजह से बौना रह जाएगा। इसीलिए जो पुराने जमाने की एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव ज्यादा बेटर है। कोरोना के केस में भी यही है और ड्रग एडिक्शन के केस में भी यही है। इसलिए अपने को एडोलेसेंस के अंदर ड्रग और अल्कोहल की हैबिट ना पड़े, इसलिए अपने को इसका प्रिवेंशन रखना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर होता है नजदीकी लोगों का दबाव। जैसे कई बार आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो लोग नशा नहीं करते उनको प्रेशराइज करते हैं ऐसा करने के लिए। तो जो नशा नहीं कर रहा उसको प्रेशराइज करेगा, और अगर वो उसके प्रेशर में आकर के नशा करना शुरू कर देगा तो फिर उसको हर बार नशा करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप तो तोड़ने से रहा वो, फ्रेंडशिप तो तोड़ने से रहा वो। अगर मान लो एक फ्रेंड है जो अल्कोहल लेता है, उसका बर्थडे है, ये बर्थडे पार्टी में चला गया, उसने जाती ही बोतल सामने रख दी, बोला आज तो भाई का बर्थडे, आज तो पीना ही पड़ेगा। और अगर उसने उस समय मना नहीं किया और उसकी बात मान के पी ली, तो फिर हर बार वो इसको पिलाएगा और इसको पूरा ड्रग एडिक्ट बना देगा। तो इसलिए अपने दोस्तों की जो बिना मतलब की डिमांड है उस पर यस ना करें, ना कहना भी आना चाहिए अपने को। जैसे मान लो कोई फ्रेंड है आपकी, जब आपका पढ़ने का टाइम होता है तो आपके रूम में आके बैठ जाती है, पढ़ने नहीं देती है, तो आप उसको मना कर दो, क्योंकि अपने को लाइफ में मना करना भी आना चाहिए। अब इस एज में क्या है, सोशल बिहेवियर अच्छा हो जाता है, इसलिए बेचारे मना नहीं कर पाते। मन में तो बहुत होती है मना करने की, लेकिन मना नहीं कर पाते हैं। पर अपने को ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, चाहे कोई कितना ही खास आदमी कह रहा हो, बिल्कुल मना करें। ड्रग एब्यूज किसी भी एज में किया जाए, बुरे सिम्टम तो आएंगे ही आएंगे। आगे अपन देख रहे हैं, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एजुकेशन और काउंसलिंग, जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला गया है, वो क्यों डाला गया है, ताकि आपको इसके साइड इफेक्ट पता चल सके, इसीलिए डाला गया है। तो अवेयरनेस के लिए डाला गया है, एजुकेशन और काउंसलिंग के लिए डाला गया है। अगर कोई इंसान नशा कर रहा है तो उसके पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए, उसके दोस्तों की मदद लेनी चाहिए और उसका ड्रग एडिक्शन छुड़ाना चाहिए।
डेंजर साइन देखो, अगर कोई बच्चा नशा करता है तो उसके अंदर अपने को याद है ना क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो पुराने दोस्तों के साथ रहना बंद कर देगा, क्योंकि नशा करने वाले ही नए दोस्त होंगे। तो दोस्त बदल जाएंगे, घर में आने जाने का टाइम बदल जाएगा, पैसे की डिमांड बढ़ने लगेगी, खाने और सोने की आदतों में चेंज आ जाएगा। तो ये सब क्या है, डेंजर साइन है। क्या है ये सब, डेंजर साइन है। इन पर नजर रखनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे के अंदर ऐसे साइन मिल दिख रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे पर पूरी नजर रखे। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कितने घंटे किसके साथ रहता है, इस पर नजर रखना चाहिए। ये बच्चा जब भी घर में आएगा और अगर ये टॉयलेट जाएगा तो पीछे इसका बैग चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर नशा करता होगा तो बैग में रखेगा या पॉकेट में रखेगा। तो घर वालों को कभी कभी चोरी छुपे तलाशी भी ले लेनी चाहिए, उससे पकड़ा जाएगा। या फिर ये अपने घर के अंदर ही कहीं छुपा के रखेगा। अब बच्चे की प्राइवेसी ज्यादा जरूरी है या उसको नशे से बचाना ज्यादा जरूरी है, बोलिए। हाँ जी। तो ऐसे में जब वो बच्चा नहाने गया है तब ले रहे हैं ना तलाशी, तो उसमें काहे की प्राइवेसी है फिर उसकी। ऐसे ही घर की छत में जहाँ पानी निकलने के पाइप होते हैं ना, बारिश का पानी निकलने के पाइप, वहां भी छुपा देते हैं कई बार ये, उनको भी चेक कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइन अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर लग रहा है कि बच्चा वास्तव में ड्रग एडिक्ट बन गया है तो फिर अपने को प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ेगी। फिर ऐसा नहीं कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, अरे इनका बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया और इलाज करवा रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन बताओ अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो मर नहीं जाएगा वो, बोलिए। अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो मर जाएगा ना, जिससे तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी में थोड़ी बहुत बदनामी होगी पर बच्चा तो जिंदा रह जाएगा। तो इसलिए अपने को अगर ऐसा सिम्टम दिख रहे हैं तो प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प से भी नहीं चूकना चाहिए। अब इसके अलावा अपन आगे देखते हैं बायोमेडिकल टेक्निक। क्या पढ़ेंगे अपन, बायोमेडिकल टेक्निक पढ़ेंगे। अभी 10 मिनट क्लास और चलेगी आपकी। इसके अंदर सबसे पहले अपन ईसीजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईसीजी। और ईसीजी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये किसके लिए किया जाता है, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है ये, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। और यहाँ पर लिख रहा है कि जैसे फिल्म में या टीवी में आपको दिखाई देता है कि हीरो है वो गंभीर एक्सीडेंट उसका हो गया है, मॉनिटरिंग मशीन पर वो चला गया है और वहां पर साउंड होता है पीप 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 करके, फिर एक लंबी सी पी की आवाज आती है और उसके बाद उसका हार्ट काम करना बंद हो जाता है, फिर वो मर जाता है। याद है ना, कई सारी फिल्मों में दिखाया जाता है आपको। तो ये तो एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, मशीन होती है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, जो प्रिंट आउट मिलता है। तो ग्राफ मशीन होती है और ग्राम प्रिंट आउट होता है। 11th में भी पढ़ा होगा आपने। तो मशीन जो होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है और उससे निकलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ईसीजी कहते हैं। कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को प्रिंट आउट मान लेते हैं, जबकि उल्टा होता है। इसमें ग्राफ मशीन है और ग्राम प्रिंट आउट है। अब ईसीजी में क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल।
अब इसके अंदर जब भी किसी इंसान का ईसीजी निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको मशीन की ईसीजी मशीन की लीड उसके शरीर से कनेक्ट कर देते हैं। तो आजकल जो ईसीजी मशीन है उसमें 3 लीड आती है। कितनी लीड आती है? 3 लीड आती है, जिसके अंदर एक एक तो दोनों हथेलियों में लगाई जाती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और एक लेफ्ट एंकल में लगाई जाती है। और इस तरह से फिर हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। और अगर डिटेल फंक्शनिंग जाननी हो तो फिर 12 लीड वाला एक्सरे वो लिया जाता है, ईसीजी 12 लीड वाला। तो आइडियल ईसीजी मशीन में कितनी लीड होती हैं? 12। और नॉर्मल ईसीजी मशीन में कितनी लीड होती है? 3। तो अगर डिटेल एनालिसिस करना हो तो फिर 12 वाला, और अगर नॉर्मल करना हो तो 3 लीड वाला। ईसीजी के अंदर कई सारी वेव्स होती हैं, जिसके अंदर पी क्यू आर एस टी, कितनी वेव्स होती हैं? पी क्यू आर एस टी। अब आप ये देख रहे होंगे कि साहब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होती है। अच्छा बताइए, हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है? हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। मतलब इम्पल्स कौन जनरेट करता है? इम्पल्स कौन जनरेट करता है? हार्ट मसल्स। और ये इम्पल्स फिर कहाँ जाता है? पहले ऐसे नोड पे जाता है, फिर एवी नोड पे जाता है, फिर बंडल ऑफ हिस पे जाता है, फिर पर्किंजे फाइबर्स पे जाता है, और लास्ट में वहां से लीक होता है। और लास्ट में वहां से लीक होता है ना, इस लीक्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही मेजर करते हैं। तो ईसीजी में क्या मेजर करते हैं? लीक्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईसीजी मशीन मेजर करती है। अच्छा बताओ, कितनी वेव्स होती हैं इसके अंदर? 4 वेव्स होती हैं, पी क्यू आर एस और टी। 5 वेव्स हैं, पी क्यू आर एस टी। कितने वेव्स हैं? 5 वेव्स हैं। अच्छा, पी वेव क्या दिखा रही है? पी वेव दिखाती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जितना एनसीईआरटी में ईसीजी दे रखा है केवल उतना ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो आपसे पूछा जाएगा पी वेव क्या दिखाती है, तो बताओ क्या बोलोगे? एट्रियल डीपोलराइजेशन। एक एट्रियल का या दोनों एट्रियल का? दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब पी वेव। इसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या दिखाता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और उसमें दोनों वेंट्रिकल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर टी वेव क्या दिखाती है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव क्या दिखाती है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यानी ये एक्साइटेड स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आ गए हैं। तो आपसे नीट में और बोर्ड में केवल यही पूछा जाएगा कि पी वेव क्या दिखाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है, और टी वेव क्या दिखाती है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये यहाँ से और ये यहाँ तक, क्यू से लेकर के टी तक का मार्जिन, इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है क्यू वेव में, इसको अपन बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। और टी वेव पर ये खत्म होता है तो इसको बोलते हैं मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। तो सिस्टोल क्यू वेव से शुरू होता है और एंड कहां पर होता है? टी वेव पर खत्म होता है।
और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके अपन हार्ट बीट निकाल सकते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके क्या निकाल सकते हैं? हार्ट बीट निकाल सकते हैं। ईसीजी जो है वो अलग अलग लोगों के लगभग रफली सेम शेप के होते हैं, लेकिन अगर ये वेव ऊपर नीचे आ गई तो उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। जैसे मान लो अगर किसी में पी वेव ज्यादा ऊपर चली गई तो इसका मतलब क्या होगा? पी वेव अगर ज्यादा ऊपर चली गई तो इसका मतलब ऑरिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इसके अंदर अपने को बस ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, केवल एनसीईआरटी में जितना सा है उतना याद रखना है, क्योंकि ईसीजी की पूरी स्टडी आपको एमबीबीएस सेकंड ईयर में कराई जाती है, फर्स्ट ईयर में भी नहीं कराई जाती। कहाँ पर कराई जाती है? एमबीबीएस सेकंड ईयर में कराई जाती है। इसलिए आपको केवल जितनी लाइंस एनसीईआरटी में लिखी हुई है उतना ही पढ़ना है बस। अब देखो नेक्स्ट टेक्निक क्या है? सीएबीजी। सीएबीजी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। सीएबीजी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। और आपको याद होगा कई बार डॉक्टर कहता है ना हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, कई बार डॉक्टर कहता है ना कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बन गया। तो उसके अंदर अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी। याद है? दो तरीके होते हैं, या तो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। अब आप सोच रहे होंगे भाई कब तो बाईपास करेंगे और कब एंजियोप्लास्टी करेंगे। भाई कब तो बाईपास करें और कब एंजियोप्लास्टी करें, तो ये दो चीजें आप सोच रहे होंगे। अगर कोरोनरी आर्टरी में 100% ब्लॉकेज हो जाता है, कितना परसेंट? 100% ब्लॉकेज हो जाए तो फिर बाईपास ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज 60 to 70% है तो एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। तो डॉक्टर कब बोलेगा बाईपास कराने के लिए? जब 100% ब्लॉकेज हो तो बाईपास, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। और अगर 60 to 70% ब्लॉकेज हो तो क्या करेंगे बताइए? 60 to 70% ब्लॉकेज हो तो क्या करेंगे? एंजियोप्लास्टी। अब अपन पढ़ते हैं सीएबीजी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सीएबीजी पढ़ रहे हैं। और आगे पढ़ाएं यहीं रहने दें? पहले बताओ, देखें कितना रह गया है चैप्टर। चलिए जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं इसको, या आज ही पढ़ा डालें पूरा ही? नहीं, मजा तो मुझे भी आ रहा है पढ़ाने में यार, पर आप लोग बोर नहीं हो गए होंगे अभी तक? इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे अभी, है ना? तो जितना ज्यादा आपने आज पढ़ लिया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें और क्वेश्चन वगैरह लगा लें चैप्टर के, क्वेश्चन वगैरह लगा लें चैप्टर के। ठीक है? और अगला लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद बताया जाएगा कि मैं दूसरा चैप्टर आगे कंटिन्यू करूंगा या किसी और बैच में मुझे भेजा जाएगा, ये भी मुझे पता नहीं। ठीक है?
चलो जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।